हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है एयर मासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। चैप्टर का नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एयर मासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी थी कि प्लानिटरी विंड्स क्या होती हैं, सीजनल विंड्स क्या होती हैं, लोकल विंड्स क्या होती हैं, ये सब पढ़ा था। इनका रीजन क्या होता है, कैसे कौन सी विंड कहाँ से चलती है, कहाँ पहुंचती है, क्यों क्यों पहुंचती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में लगभग लगभग पढ़ लिया था। लेकिन हमने बीच में एक बात और पढ़ी थी कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर को इम्पैक्ट करता है ना। बीच बीच में हमने पढ़ा, ये बात आती रही है कहीं ना कहीं। अब ये डायरेक्ट उसी चीज पे पहुंच रहे हैं हम कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर को इम्पैक्ट तो कर रहा है, उसकी वजह से वेदर सिस्टम्स बन तो रहे हैं, लेकिन कैसे? तो उसकी शुरुआत है, सबसे पहला टॉपिक एयर मासेस। अगला टॉपिक आएगा फ्रंट्स, उससे अगला टॉपिक आएगा साइक्लोन्स। तो वेदर सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो धीरे धीरे हम उसी तरफ पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना तो बेसिकली वेदर सिस्टम्स ही है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? अगर हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ा, हमें तभी पता चला वेदर सिस्टम कैसे इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब हम जो पहुंचेंगे, चल रहे हैं धीरे धीरे, वो वेदर सिस्टम की तरफ चल रहे हैं। तो जैसे कि पहले एयर मास बेसिकली होते क्या है? एयर मास क्या होते हैं? द एयर विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एयर मास। ऐसी एयर की बॉडी जिसकी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उस एयर की अलग होती हैं आसपास की एयर से। मतलब ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के मान लीजिए बहुत बड़े हिस्से में यहाँ पे ये एक एयर की बॉडी है, बहुत बड़ा एक हिस्सा है एयर का। ठीक है, क्योंकि एयर तो सब जगह जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है कि थोड़ा सा यहां मिल गया, थोड़ा सा यहां मिल गया, ऐसा नहीं है। एयर पूरी अर्थ पे है, इधर से उधर घूमती रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एयर कुछ टाइम के रुक जाती है, तो वो वहां की लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेती है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वो जो इस जो एयर मास का, इस एयर की, इस जो ये हवा है, जो विंड है, जो एयर है, इसका जो टेम्परेचर होगा और जो ह्यूमिडिटी होगी, वो आसपास की से थोड़ी सी अलग हो जाएगी, आसपास की एयर से अलग हो जाती है। इसको हम एयर मास बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये यहाँ पे क्यों रुक जाती है? वो रुक जाती है कि हवा की स्पीड बहुत बड़े रीजन में कई बार क्या होता है कि उतनी ज्यादा नहीं होती, और वो फ्रिक्शन की वजह से हवा, मतलब लैंड तो फ्रिक्शन कर ही रही है ना। अब एयर ब्लो कब करेगी? जब एयर की जो पीजीएफ जो है, जो एयर की वेलोसिटी है, वो उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले। लेकिन कई बार पीजीएफ ज्यादा नहीं होता, तो लैंड क्या होती है, इस बीच बहुत बड़े रीजन पे रुक जाती है। इसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये रीजन जो है होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब अगर ओशन है तो ओशन ही हो, अगर लैंड है तो लैंड ही हो। ऐसा ना हो बीच में पहाड़ आ गया, ऐसा ना हो बीच में खाई आ गई। स्मूथ होना चाहिए ये रीजन। ठीक है, चलिए वो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग ए लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इसकी एक खास बात भी है, इस रीजन में हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तो वेरिएशन होगी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, हॉरिजॉन्टली बहुत कम वेरिएशन होती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसने एक्वायर किए लैंड से, वो कैरेक्टरिस्टिक लगभग लगभग एक जैसी ही रहती है। तभी तो हमने बोला होमोजीनियस बॉडी। लैंड जो है होमोजीनियस बॉडी, क्या बोला? हैविंग ए, सॉरी, हाँ चलिए अभी आए, मैंने पहले बता दिया। होमोजीनियस बॉडी हो, या तो लैंड हो या ओशन हो। ठीक है, तो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसीलिए क्या होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होती है, ना के बराबर होती है। समझ आ गया? अब आगे क्या कह रहा है? एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या स्टार्टिंग यहां से हुई है, लेकिन मैं आपको नीचे से यहां से पढ़ाया ताकि थोड़ा समझने में इजी रहे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? इसमें क्या बोले, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए अभी। लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ना के बराबर होती है। क्यों होती है ना के बराबर? क्योंकि जो लैंड है ये होमोजीनियस है। इसके ऊपर जो टेम्परेचर है पूरी लैंड के ऊपर, जिसके ऊपर है, सपोज कीजिए डेजर्ट के ऊपर है, मान लेते हैं एक मिनट कि डेजर्ट के ऊपर है, तो डेजर्ट के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, तो इस एयर मास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इस एयर बॉडी का। और एक और कंडीशन, डेजर्ट में ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी,
तो इसके ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर ये ओशन पे होता, किसी भी रीजन, मान लीजिए सब ट्रॉपिक्स में ही होता या ट्रॉपिक्स में होता, तो टेम्परेचर तो ज्यादा होता ही, क्योंकि ट्रॉपिक्स में है, सब ट्रॉपिक्स में, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है इसके अंदर, क्योंकि ओशन में पानी होता है ना, वाटर है, तो ह्यूमिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसी ये हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बहुत कम होती है इसके अंदर। आगे बोल रहा है व्हेन एयर रिमेन्स ओवर ए होमोजेनियस एरिया, पता अब आया होमोजेनियस, मैंने थोड़ा पहले बता दिया था आपको। जब किसी होमोजेनियस एरिया पे एयर बहुत लंबे टाइम तक रहती है, फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम, इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एरिया। तो क्या होता है, उस एरिया की, उस सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स एयर में आ जाती हैं, क्योंकि ठीक है ना, अब हीट तो एनर्जी ट्रांसफर करेगी ना। या अगर मान लीजिए एयर ज्यादा गर्म है और लैंड कोल्ड है, तो क्या होगा, एयर जो होगी वो ठंडी हो जाएगी, है ना। वही होता है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि होमोजीनियस एरिया पे बहुत लंबे टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक अगर एयर रुक जाती है, क्यों बताया मैंने कि वेलोसिटी और फ्रिक्शन बराबर हो जाते हैं, तो वो रुक जाएगी। तो वो आगे उसकी वेलोसिटी भी मान लीजिए एक्स है, और अर्थ से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है सरफेस, वो भी एक्स है, तो बराबर हो गए, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, तो एयर जो स्टेबल हो जाए वो रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी कुछ टाइम के लिए। समझ आ गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स एयर के अंदर आ जाती है। द होमोजेनस रीजन कैन बी वास्ट ओशन और प्लेन्स, और वो होमोजेनस रीजन जो है वो ओशन भी हो सकते हैं और प्लेन्स भी हो सकते हैं। समझ गए, यहां तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एयर मासेस बनते हैं, ठीक है। एयर मासेस एक रीजन पे बहुत जगह तक ठहर जाते हैं, तो उस रीजन की कैरेक्टरिस्टिक जो उसके अंदर आ जाती है। यहां पे कंसेप्ट आता है सोर्स रीजन, कि सोर्स रीजन क्या होता है। द होमोजेनियस सर्फेसेस ओवर विच एयर मासेस फॉर्म, जिन होमोजेनियस सर्फेसेस पे एयर मासेस बनते हैं, उस रीजन को हम सोर्स रीजन कहते हैं। द एयर मासेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सोर्स रीजन, और इन सोर्स रीजन के बेसिस पे ही एयर मासेस का क्लासिफिकेशन होता है। जी हाँ, एयर मास का क्लासिफिकेशन, एयर मास कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कहां से आ रहा है। अगर वो डेजर्ट से आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है वो, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। अगर वो ओशन से आ रहा है, ट्रॉपिक्स में मान लीजिए, ट्रॉपिकल ओशन से, तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर वो मान लीजिए किसी अंटार्कटिका से आ रहा है, आइस कॉन्टिनेंट से, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा, वो ठंडा होगा, है ना। अगर हाई लेटीट्यूड्स में एयर मासेस बन रहा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो इन्हीं बेसिस पे एयर मासेस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं सोर्स रीजन के ऊपर। तो इसलिए पहले हमें सोर्स रीजन पढ़ने पड़ेंगे, हमें क्लासिफिकेशन से पहले सोर्स रीजन पढ़ने पड़ेंगे। और वो सोर्स रीजन कौन कौन से होते हैं, मेजरली 5 सोर्स रीजन है। पहला, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री है, 23 डिग्री तक ट्रॉपिक्स है, 66 तक सब ट्रॉपिक है। तो इस रीजन में ऊपर नीचे दोनों तरफ जो ओशन है, उन वो एक रीजन है, वो एक सोर्स रीजन है। उन पे जो एयर मास बनते हैं वो एक सोर्स रीजन का काम करते हैं, ठीक है। ये एक सोर्स रीजन का काम करेगा। 0 से 66 डिग्री तक ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल में क्या, ओशंस, नॉट लैंड, अभी लैंड की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ ओशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है हमारा द सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। सब ट्रॉपिकल रीजन में 23 से 66 के बीच में जो डेजर्ट्स आएंगे उनके ऊपर भी एक एयर मासेस बन जाते हैं, ये भी एक सोर्स रीजन है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस। अब अगर ट्रॉपिक्स से ऊपर जाएंगे हम टेम्परेट में, तो वहां पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, वहां पे ओशंस पे जो एयर मासेस बनते हैं, ठीक है। ये भी एक सोर्स रीजन। तीसरा, चौथा, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स। अब और ऊपर जाएंगे थोड़ा टेम्परेचर से ऊपर, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। कॉन्टिनेंट जो लैंड जो है वो क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती है ना। स्नो कवर्ड बोला ना, कोल्ड स्नो कवर्ड, वहां पे भी क्या होगा, वो भी एक सोर्स रीजन है।
वहां पे ठंडे कोल्ड एयर मासेस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, परमानेंटली कवर्ड आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। अंटार्कटिका और आर्कटिक में परमानेंटली आइस कवर्ड है। यहाँ ये भी एक सोर्स रीजन है, यहाँ पे जो बनते हैं एयर मास वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, तो 5 रीजन आपको समझ आ गए। 5 रीजन कौन कौन से हैं, ये सोर्स रीजन है। अब इन पे बढ़ने वाले हम इनके ऊपर जो क्या बोलते हैं एयर मासेस जो डेवलप होंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। अभी हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ 5 सोर्स रीजन पढ़े हैं कि जहां जहां पे जनरली एयर मासेस बनते हैं, जो कि मेजर सोर्स रीजन है। ठीक है, अब इन सोर्स रीजन के बेसिस पे जो बन रहे हैं क्या बोलते हैं एयर मासेस, उन एयर मासेस का क्लासिफिकेशन हमें अब पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सोर्स रीजन पढ़ने के बाद अब हमारा आ गया क्लासिफिकेशन के बारे में कि एयर मास को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए पहले कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बल्कि नहीं है, बहुत ईजी से क्राइटेरिया। पहला, लैंड पे बना है या ओशन पे। अगर लैंड पे बना है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल एयर मास बोलते हैं, जिसको कि हम सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल सी से। अगर ओशन पे बना है तो उसको हम मैरीटाइम बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। अगर ट्रॉपिक्स में बना है तो उसको हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। और अगर ठंडा है, ट्रॉपिक्स का मतलब हॉट, वार्म है एयर मास, अगर ठंडा है पोलर रीजन के आसपास बना है तो उसको हम पी से डिनोट करते हैं। समझ आ गया, यही 4 क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। सी का मतलब कॉन्टिनेंटल, एम का मतलब मैरीटाइम, टी का मतलब ट्रॉपिकल, पी का मतलब पोलर। इतना याद है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड। पहला, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिक्स में तो बना है, वार्म एयर मास है, लेकिन ओशन के ऊपर बना है। इसका मतलब इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, इसको हम डिनोट करेंगे एम टी से। समझ आ गया, पहला हो गया। अगला, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ये भी वार्म एयर मास है लेकिन लैंड पे बना है, और मैरीटाइम एयर मास के कंपैरिजन में इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे सी टी से। समझ आ गया, यहां तक क्लियर है। अगला, मैरीटाइम पोलर, मतलब ठंडा एयर मास है पोलर, लेकिन बना है ओशन पे, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे, एमपी। समझ आ गया। और चौथा है हमारा कॉन्टिनेंटल पोलर, ठंडा एयर मास है, पोलर एयर मास है, लेकिन कॉन्टिनेंट पे बना है, इसमें मॉइस्चर कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। मैरीटाइम में हमेशा मॉइस्चर ज्यादा होगा, इसको हम डिनोट करेंगे सीपी से। लास्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। अगर आर्कटिक पे बना है, आर्कटिक के ऊपर बना है, आर्कटिक ओशन के ऊपर, और कॉन्टिनेंटल है, लैंड के ऊपर बना है, मतलब आर्कटिक मतलब आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन में बना है और लैंड पे बना है, तो इसको हम सी ए बोलते हैं। समझ आ गया, ये आपको 5 जो आपको याद करने हैं। एक लाइन इसके अलावा और बोल रही है एनसीईआरटी, क्या बोल रही है, ट्रॉपिकल एयर मासेस आर वार्म। मैंने आपको बता चुका हूं, ट्रॉपिकल एयर मासेस जो होते हैं वो वार्म होते हैं, एंड पोलर एयर मासेस आर कोल्ड। जो एयर मासेस होते हैं पोलर, वो कोल्ड होते हैं। तो बेसिकली 4 ही हैं, 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो या तो वार्म होगा, दूसरा या तो कोल्ड होगा, ठीक है, या तो कॉन्टिनेंटल होगा मतलब लैंड पे बनेगा, या मैरीटाइम होगा मतलब ओशन पे बनेगा। यही 4 चीजें हैं, इन्हीं के ऊपर बेसिस पे हम इनको डिवाइड वो करते हैं। वार्म का मतलब ट्रॉपिकल, कोल्ड का मतलब पोलर, कॉन्टिनेंटल का मतलब लैंड पे बना है, और मैरीटाइम का मतलब ओशन पे बना है। बस इतनी सी बात है, इन्हीं के बेसिस पे 5 आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा फ्रेंड्स का। ठीक है, तब तक आपको ये वीडियो देखनी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।